गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए, जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं ये 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, 3rd रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवाइज कर रहे हैं आज चैप्टर सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ये जो चैप्टर है आईसीआई ने कोई इंडिविजुअल वेटेज नहीं दी है, लेकिन लगभग 3 to 5 मार्क्स का इसमें से आ जाता है, और 3 से 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो 4 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर एक क्वेश्चन आप मान के चलो सेट का 1 से 2, एक क्वेश्चन रिलेशन का, 1 से 2 क्वेश्चन फंक्शन का, लगभग ये रहता है, ठीक है। तो अपने को बस बेसिक पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और चारों ही मतलब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ही आते हैं, कभी कभी कोई एक आधा क्वेश्चन टफ आ जाता है इसमें से, ठीक है। तो अभी बेसिक ही कर रहे हैं हम, केवल रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले सेट, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं सेट। सेट क्या होता है ये आपको पता ही है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड से मतलब समझते हो? वेल डिफाइंड से मतलब होता है you are 100% sure whether a particular element belongs to your collection or not। मतलब क्या है इस बात का? जैसे आप लोग जो स्टूडेंट बैठे हुए हो, मैं कहूं कि एक यहां जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनमें से जितने भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन कर लो, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कहूं जो जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी कलेक्शन कर लो, कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें तुम्हें ऐसे कहूं कि यहां जितने भी इंटेलिजेंट बॉयज है, ठीक है, अब इनकी कलेक्शन करो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ठीक है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं वोवल का सेट बोलूं तो बताओ वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये यूनिवर्सल है ना, सबके लिए सेम है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करता कि किसी को कुछ और वोवल लग रहे हैं, किसी को कुछ और वोवल लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, सबकी राय उसके बारे में सेम है। लेकिन इंटेलिजेंसी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इन सब की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। बेस्ट हो गया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर मैं कहूं कि बेस्ट क्रिकेटर की कलेक्शन करनी है, कर सकते हो? आपके लिए है ना, हो सकता है किसी और के लिए बेस्ट ना हो, यूनिवर्सल राय, यूनिवर्सल, ठीक है। वो तो अपने इंडिया की बात कर रहे हो ना तुम, ठीक है। अब इसमें वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ रहा है, यू आर 100% श्योर वेदर ए पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू योर कलेक्शन और नॉट। अब मैं कहूं वोवल्स में बी आएगा, तो नाने के बारे में भी श्योर हो ना, बी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट, कि यू आर 100% श्योर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अगर आपको वोवल के सेट को डिनोट करता है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक तो ये प्रेजेंटेशन हो गई। एक हमारी प्रेजेंटेशन होती है इसी बात को लिखने का एक और तरीका, एक्स सच दैट, फिर आगे कुछ भी लिख लो कि केवल ये एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करे। तो बताओ क्या लिखूं? एक्स इज ए वोवल, ठीक है। तो ये दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को इन जनरल ऐसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, ठीक है। सारे ये एलिमेंट्स अलग अलग, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको कॉमास की हेल्प से, और ये करली ब्रैकेट। अब देखो इसमें ए इस सेट का मेंबर है, तो इस बात को कैसे शो करते हैं मैथमेटिकली? ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये इस बात को दिखाता है कि ए इस सेट का मेंबर है या एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको मेंबर भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है? एलिमेंट कह लो या मेंबर कह लो। अब अगर मुझे दिखाना है बी, बी बताओ इस सेट से बिलोंग करता है? नहीं। तो इस बात को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है इतनी बात? किस तरीके से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। डन। अब अगर किसी सेट में, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है? 5। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं एन ए। कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने? 5। तो इसको बोलते हैं इस सेट का कार्डिनल नंबर,
ठीक है, तो कार्डिनल नंबर से मतलब समझ में आया, किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो अगर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, ए में वैल्यू है 1 2 3, तो बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 3। तो आप इनको काउंट कर सकते हो ना। तो अगर हम एलिमेंट काउंट कर सकें उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अब अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं, बताना नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। अब बताओ इसमें कितनी वैल्यू है, काउंट कर सकते हो नहीं, तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब मान लिया कोई सेट ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है। मान लिया मैंने आपको एक नंबर दिया, एक नंबर जो 4 से लेस है और 7 से ग्रेटर है, बताना कौन कौन सी वैल्यू आएगी। 4 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 0। अब मान लिया किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, मान लिया 2 है, एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं यूनिट सेट या सिंगलटन सेट। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट। यहां तक बात क्लियर। अब अगर मान लिया ए कोई सेट आपको दे रखा है 1 2 3, बी कोई सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4, तो ये बताओ ए सेट के सारे एलिमेंट क्या बी सेट में है, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हो तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अब मान लिया ए में वैल्यू है 1 2 3 और बी सेट में भी वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, अब बताओ क्या ए कंटेन है बी में, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं और बाकी क्या कह रहे हैं, नहीं है। इक्वल आएगा, ए इक्वल टू बी, और मजे की बात यह है कि ये सबसेट है। ठीक है, मैंने क्या बोला सबसेट की डेफिनेशन, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हो। तो ए सेट में क्या है 1 2 3, तो ये सारे एलिमेंट बी सेट में है ना, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसमें जो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें देखो एक एलिमेंट कम था ना, ए में एक एलिमेंट कम है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपरली उसमें कंटेन्ड है। ठीक है, उसके इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो ये सबसेट तो है बट प्रॉपर नहीं है। समझ में आया, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो हम कहेंगे पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का, तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर छोटा है तो प्रॉपर कह देंगे, इक्वल है तो सबसेट तो है ही। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। क्लियर, तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट कम हो। तो एक बार मुझे एक और एग्जांपल से बताना, अगर ए में मैंने दे रखा है 1 2, बी में दे रखा है 1 2 3, तो पहले तो मुझे बताओ क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, सबसेट तो है। क्या प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट कम है ना, एक एलिमेंट कम होना चाहिए प्रॉपर होने के लिए, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कह दूं 1 2 3 और ये भी 1 2 3, अब बताओ क्या ए सबसेट है बी का, सबसेट है। क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का, नहीं, प्रॉपर नहीं है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, प्रॉपर होने के लिए उसमें प्रॉपरली कंटेन्ड हो, कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम हो, उससे छोटा हो। प्रॉपर का मतलब उससे छोटा हो। क्लियर है। अब अगर ए सबसेट है बी का, ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, कंटेनमेंट का। ए कंटेन्ड इन बी, ऐसे रीड करते हैं इसको। ठीक है, ए कंटेन्ड इन बी या ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मान लिया आपको 1 2 3 दे रखा है एक सेट, ध्यान से देख के बताना 1 2 3, और एक दूसरा सेट दे रखा है जिसमें वैल्यू है 2 3 1। अब बताओ ये दोनों सेट इक्वल है क्या, क्या ए इक्वल टू बी है,
क्या A इक्वल टू बी है? A इक्वल टू बी है, लेकिन यहां तो देखना वैल्यू 1 2 3 इधर 2 3 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मैं इधर क्या दूं, A में वैल्यू है 1 2 3 और B में वैल्यू है 1 1 2 3। अब बताओ A इक्वल टू बी है क्या? अब B भी है, रिपीटेशन मैटर नहीं करती, डिफरेंट एलिमेंट काउंट करोगे, ठीक है, तो सेट में ना ही रिपीटेशन मैटर करती ना ही ऑर्डर मैटर करता। क्लियर है? ओके, अब एक सेट दे रखा है A, उसमें वैल्यू है 1 2, ठीक है। 5 एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होता है, ठीक है, तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो इसका कोई एक छोटा सेट 1 बन जाएगा, 1 इसका सबसेट है, ठीक है, 2 इसका सबसेट है और ये खुद भी तो सबसेट हो ही जाएगा 1 2, ठीक है, तो यहां से दो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है, तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब बताओ इसमें 2 एलिमेंट थे तो इसके सबसेट कितने बने? 4, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 4, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लो, A इज इक्वल टू 1 2 3, एक बार इसके मुझे सबसेट बना के दिखाओ। कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 5 1 2 3 1 2 1। हाँ जी, तो देखो इसमें टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो बताना उसके सबसेट कितने बने? 8, ठीक है। तो इन जनरल अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, ठीक है, ये याद रखना है। तो बताना नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में कितने होते हैं? 2 की पावर n, ठीक। अब 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट, अगर मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट की, ठीक है, ध्यान से समझना ये बात, प्रॉपर सबसेट, क्या 1 2 को मैं प्रॉपर बोलूंगी? तो बताओ इसमें प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 3। अरे 1 2 3 ये तो प्रॉपर है ही, नलायको, कितने प्रॉपर सबसेट है? 3। इसमें बताओ प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 7, केवल ये छोड़ देंगे, बाकी तो प्रॉपर ही है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। तो बताना नंबर ऑफ सबसेट कितने? 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। ओके यहां तक? तो एक बार यहां तक बताओ सबको क्लियर है क्या? सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट, कोई भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट, नल सेट कह लो, वॉइड सेट कह लो, ठीक है। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनफाइनाइट। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सेट जिसके सारे के सारे सबसेट हो, ठीक है, मान लिया एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ए कोई सेट है उसमें वैल्यू है 1 2 3 4। बी कोई सेट है इसमें वैल्यू है 3 4 5। अब देखो दोनों के दोनों इसके सबसेट है, तो इस बड़े सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सब इसमें कुछ ऑपरेशंस हम सीखेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है यूनियन का। यूनियन का मतलब ए और बी सेट के सारे एलिमेंट, तो ए और बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 3 4 5, लेकिन रिपीटेशन तो मैटर ही नहीं करती, तो एक ही बार लिख ले 1 2 3 4 5। ओके यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। कॉमन बताओ क्या क्या है? 3 4, समझ में आया? ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, तो बताओ क्या क्या आएगा? 5 6। नेक्स्ट है ए माइनस बी,
ए में से बी का कोई एलिमेंट है वो हटा देंगे। तो ए में बताओ बी का कुछ है, कौन कौन है, 3 और 4। तो 3 और 4 को हटा दो, क्या क्या बचा, 1 2। मतलब समझ में आया ए माइनस बी का। तो देखो ए में से बी के एलिमेंट हटा दें तो ये 3 और 4 बताओ कॉमन नहीं थे, कॉमन थे ना। देखो 3 और 4 कॉमन थे, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, यही मतलब बना ना, ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। या फिर आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए मुझे फाइंड आउट करके बताओ, बी में से ए का कोई एलिमेंट है वो हटा दो। ए के एलिमेंट कौन दिख रहे हैं, 3 और 4। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या बना, बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या फिर आप इसको लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो बस इतना सा बेसिक आपको आना चाहिए। यहां तक क्लियर है। एक छोटी सी हमारी थ्योरम है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब हम अलग अलग अप्लाई करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार इतना बताओ, इतना बेसिक क्लियर है क्या? ठीक है। तो एक बार इस पे बेस क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन करो फटाफट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग अप्लाई करें तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा ऑप्शन आंसर? सेकंड। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंटेन है बी में, यानी कि ए छोटा सेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। ए मान लिया 1 2 है, बी मान लिया 1 2 3 है। अब बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा, कितना आएगा, 1 2 3। किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल, बी के इक्वल। तो यूनियन हमेशा बड़े सेट के इक्वल। अब ए और बी में कॉमन बताओ क्या आएगा, 1 2। तो इंटरसेक्शन छोटे सेट के इक्वल। ठीक है। तो अगर ए बी में कंटेन होता है, यूनियन बड़े सेट के इक्वल, इंटरसेक्शन छोटे सेट के। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। समझ में आया? नहीं होता है तो कोई एग्जाम्पल लेके कर लो, सिंपल सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व, सॉल्व करते जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। तो 3 4 5 6 हम रहने देंगे, 7 8 9 10 11 12 13। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट, 4 5 6, अच्छा 4 6 बस बस बस। ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट बताओ, 3 4 5 7 तो ये रहा, 9 10 11 13। ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट क्लियर है यहां तक? अब इसमें मुझे फाइंड आउट करके बताओ, ए माइनस बी, ए में से बी का कोई एलिमेंट है वो हटा दो, तो 3 5, कितना 4 6। बी माइनस ए बताओ, 7 और 9। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी और सी में कॉमन बताओ, बी और सी में कॉमन, तो ए में से 7 हटाना है, तो कुछ भी नहीं हटेगा, एज इट इज ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6। समझ में आ रहा है?
क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप के क्वेश्चन कराओगे सारे? नेक्स्ट करो फोर्थ क्वेश्चन। ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई। एक बार मैं फॉर्मूला बता देती हूं। दो फॉर्मूले हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये वैल्यू होती है ए के सारे एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट ले लो, बी के सारे एलिमेंट ले लो, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दो। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपका हो जाएगा ए के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों आपको आने चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन करके देखो इस पे बेस। जैसे फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। खुद ही ट्राई करोगे, जहां प्रॉब्लम में मैं हेल्प कर दूंगी। टोटल पॉपुलेशन 50,000 है, जिनमें से एक्स रीड करते हैं 28,000, वाई रीड करते हैं 23,000 एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, जब एंड वर्ड आ जाता है दोनों रीड कर रहे हैं ना, तो ये है 4,000। तो बताओ यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो? यूनियन कैसे आएगी? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो कितनी वैल्यू आ रही है? 47,000। तो 47,000 ऐसे जो इनमें से कोई ना कोई रीड करते हैं। ठीक है, या तो x या y। ठीक है, तो ये बताओ टोटल 50,000 है, जिसमें से 47,000 ऐसे जो इनमें से कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो बाकी बचे कितने? 3,000 जो इनमें से कुछ भी यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ।
हो गया सभी का? किससे नहीं हो रहा? फॉर्मूला क्लियर है? एबीसी के सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, दो दो की इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है, तीन तीन की इंटरसेक्शन ऐड करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहे हैं टोटल 2000 एम्प्लॉई है, जिनमें से कॉफी प्रेफर करते हैं 48%। तो 2000 का 48% बताओ कितना? 960। टी लाइक करते हैं 1080, स्मोक 1280। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन टी, 28% 560, टी इंटरसेक्शन एस 640, सी इंटरसेक्शन एस 600, 6% नन ऑफ दिस। तो 6% यानी कि 120, तो 120 इसमें से हटा देंगे तो बाकी बचा कितना? 1880। तो ये यूनियन आ गया हमारे पास। तो यूनियन हमें दे रखा है सी यूनियन टी यूनियन एस 1880। अब फॉर्मूला हमें पता है, यूनियन किसके इक्वल? ए प्लस बी प्लस सी माइनस तीनों की इंटरसेक्शन प्लस सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। ठीक है, करो सोल्व। कर लो। देखो कितनी वैल्यू आ गई, कितनी? 360। हो गया सभी का? क्लियर? नेक्स्ट, इसमें से हमें बताना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। देखो जब तक हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन से मतलब होता है इनमें से कोई भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, सिंपल क्वेश्चन हो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, 7 वैल्यू दे रखी है, 8th फाइंड आउट करनी है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन है टी एंड एस बट नॉट सी, हमेशा वेन डायग्राम का यूज करना है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते कैसे है? वेन डायग्राम देखो, सबसे पहले सी टी एस, सी के एलिमेंट कितने हैं? 960, टी 1080, एस 1280, सी इंटरसेक्शन टी 560, टी इंटरसेक्शन एस 640 और ये वैल्यू 600, और तीनों की इंटरसेक्शन कितनी है? 360। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करते हैं? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन बताना जरा। 560 माइनस 360 200, 600 माइनस 360 240, 640 माइनस 360 280। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इन तीनों को ऐड करके 960 से सब्ट्रैक्ट करो। 240 प्लस 360 प्लस 200 ना 160। इन तीनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। इन तीनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। 400। इतनी बात समझ में आ गई? अब कोई भी क्वेश्चन पूछा है आप कर सकते हो। जैसे इसने क्या बोला है? टी एंड एस बट नॉट सी, टी एंड एस, टी एंड एस बट नॉट सी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 280। समझ में आया? ऐसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं सी एंड टी बट नॉट एस 200, सी एंड एस बट नॉट टी 240। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ सी और एस बट नॉट टी, तो इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू आएगी। सी और एस वाला पूरा सर्कल लेना है, बट उसमें टी वाला सर्कल नहीं होना चाहिए। तो 160 प्लस 240 प्लस 400, कितनी वैल्यू? समझ में आ रही है बात?
ठीक है, और का मतलब यूनियन, तो सी और एस पूरा लेना है बट उसमें टी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बताओ सी और टी बट नॉट एस, सी और टी बट नॉट एस, तो 160, 200, 240 कितना समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। अच्छा सी ओनली बोलू तो सी ओनली, टी ओनली, एस ओनली, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टू, सॉरी एटलीस्ट टू, कौन कौन सी वैल्यू आएगी इसमें? आएगी 200, 240, 280 एंड 360। तो 200, 240, 280 एंड 360 समझ में आया? अच्छा एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू में 360 नहीं आएगा बस, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका एग्जैक्टली में 200, 240, 280 समझ में आ रहा है? तो कोई भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल आप इस तरीके से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। डन, सारी वैल्यू यूनियन, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेशन, सेट वाला समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन, इतना सब बेसिक भी कर लोगे ना यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। रिलेशन मेन आपके 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये 3 बस रिलेशन समझने हैं आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करे, ठीक है, रिलेशन जो भी दे रखा है, ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर ए बी से रिलेट करे तो बी ए से रिलेट करे, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। फॉर एवरी नहीं होता इसमें, ए और बी उस सेट से होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है अगर ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे तो ए सी से रिलेट करे, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। तो ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 3 रिलेशन हमें आने चाहिए, रिफ्लेक्सिव कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करे, सिमेट्रिक अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट करे। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। बताओ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? चेक करके बताओ। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करे, ठीक है। तो a माइनस ए माइनस ए कितना होता है? 0। क्या 0 डिविजिबल बाय 4 है? 0 तो हर एक से डिविजिबल है, ठीक है। तो 0 डिविजिबल बाय 4 है, तो ये रिलेशन बताओ रिफ्लेक्सिव है? आवाज नहीं आई। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करे। रिलेशन क्या है कि इसमें अगर b की जगह a पुट कर दे तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a माइनस ए 0 आता है, तो 0 4 से तो डिविजिबल है ना, 4 बाय 0 कुछ नहीं होता, 0 बाय 4 तो होता ही है 0, ठीक है। तो 0 तो सबसे डिविजिबल है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बताओ, अगर a माइनस बी 4 से डिविजिबल है, यानी कि मान लिया 16 है, ठीक है, 4 से डिविजिबल हो गया, तो बताओ b माइनस से कितना आएगा? -16। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है ना? साइन माइनस आ गया लेकिन डिविजिबल तो है ना 4 से, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव बताओ, अगर a माइनस बी 4 से डिविजिबल है, b माइनस सी 4 से डिविजिबल है, तो इन दोनों की एडिशन, ठीक है, एडिशन देखो कितनी आएगी? a माइनस बी, b माइनस सी, 16
प्लस 20, ये कैंसिल, a माइनस सी, इधर कितना आया 36। क्या ये 4 से डिविजिबल है ना? तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर a b से डिविजिबल है, b c से डिविजिबल है, तो a c से डिविजिबल होगा। तो ये रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और समझते हैं। सिमेट्रिक होता है कि अगर a b से रिलेट करे तो b a से रिलेट करे। तो देखो a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस ए भी तो 4 का मल्टीपल ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बार एक दो क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। 6 क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चन सेट है चिल्ड्रन का, काफी सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा लिया, वो बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? A हैज द सेम फादर एज A, एक पर्सन, एक बच्चा है, उसके खुद के फादर सेम होंगे, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। A हैज द सेम फादर एज B, A और B के फादर सेम है, तो बताओ क्या B और A के फादर सेम होंगे? डेफिनेटली, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। A और B के फादर सेम है, B और C के फादर सेम है, तो क्या A और C के फादर सेम होंगे? तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंट। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये इसमें मेन आपको यही आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ये भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें बस इतनी सी कंडीशन होती है। मान लीजिए जैसे एक्स सेट में वैल्यू है 1 2 3। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब तो पता है आप लोगों को, एक बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखाओ मुझे। x क्रॉस y, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो x क्रॉस y में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट की ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 1 4, ये जो एलिमेंट है ना ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 1 4 को आप 4 1 नहीं लिख सकते, 1 4 का मतलब 1 4 ही है। तो अगर मान लिया आपको ऐसा दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 3, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी? 1, वाई की वैल्यू 3। तो ये मतलब होता है, उल्टा नहीं कर सकते, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? अब फंक्शन भी एक तरह से रिलेशन ही होता है, बट उसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, उसको सेकंड सेट से एक ही एलिमेंट मिले तो उसको फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आ जाती है एग्जाम में। तो मुझे बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। डेफिनेशन समझ में आई? पहले सेट का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि 1 भी इन्वॉल्व होना चाहिए, 2 भी 3 भी। सेकेंड सेट से उसको एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, 1 को एक ही एलिमेंट मिले, 2 को एक ही एलिमेंट मिले, एक से ज्यादा एलिमेंट ना मिले। तो एक बार मुझे बताना कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। 1 4 2 5 3 4, बताओ ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं और कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि फंक्शन नहीं है? एक बार डेफिनेशन फिर से मैं पढ़ती हूं। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, तो बताओ फर्स्ट सेट से 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, क्या 1 को सेकेंड सेट से एक ही एलिमेंट मिला? 1 को कौन कौन मिल रहा है? एक ही एलिमेंट मिला। ठीक है, 2 को बताओ कौन कौन मिला? एक ही एलिमेंट मिला। 3 को बताओ कौन कौन मिला? एक ही एलिमेंट मिला। तो हर एक को बस एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना, एक से ज्यादा तो नहीं मिल रहे। तो ये रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, अब मान लिया मैं यहां पे ऐसे दे देती 1 4 1 5 2 4
3, 5। मान लीजिए ये वैल्यू है। अब बताओ क्या फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को एलिमेंट मिल रहा है? 1 को भी मिला, 2 को भी मिला, 3 को भी मिला, हर एक एलिमेंट को मिला। बट 1 को देखो क्या क्या मिला, 4 और 5, 2 एलिमेंट मिल गए। तो 1 को 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 एलिमेंट मिल गए ना, एक ही मिलना चाहिए था। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। समझ में आया? एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट मिले। क्लियर? तो डेफिनेशन बताओ क्लियर हो गई सभी को? तो पहला हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। फिर कुछ एक क्वेश्चन देखिए, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है? इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दो। मान लिया 2x प्लस 3 है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। कैसे करना है? इसको इक्वल टू वाई पुट कर दो। कैसे भी सॉल्व करो, x एक तरफ आ जाए, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। एक बार करो इसको सॉल्व। इतना 3 को उधर ले जाओ, y माइनस 3, तो x कितना हो गया? y माइनस 3/2 हो गया यहां तक। जब इतना हो जाए, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो जहां भी y है उसकी जगह x पुट कर दो। तो आंसर क्या आ गया? x माइनस 3/2। ओके है यहां तक? ये बताओ इनवर्स फाइंड आउट करना आ गया क्या? तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 7। सॉरी 5x प्लस 10, ये हमारी y की वैल्यू है। तो इसको क्या लिखा? y माइनस 10, तो x की वैल्यू y माइनस 10/5। x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ हो गया, तो y की जगह क्या पुट कर देंगे? x। तो कितना आंसर? x माइनस 10/5। ओके है यहां तक? ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन। मान लीजिए ये दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1, ये कोई क्वेश्चन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 1 की। कैसे करोगे? जहां भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दो। करो पुट। 1 प्लस 2 प्लस 1, कितना आंसर? 4। f ऑफ 4 फाइंड आउट करो। 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, तो 16 प्लस 8 प्लस 1, कितना? 25। समझ में आ रहा है वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन? अब f ऑफ x प्लस h ये फाइंड आउट करो। तो बस जहां भी x है क्या पुट कर दो? x प्लस h। तो बस इतना ही करना होता है, जो भी जहां जहां तुम्हें x नजर आए ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, करो सोल्व। x प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x प्लस h प्लस 1, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, 2x प्लस 2h प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे पुट करनी है? एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन होता है f ऑफ x, मान लिया दे रखा है x स्क्वायर, g ऑफ x से रखा है x प्लस 1। हमें फाइंड आउट करना है f सर्कल gx। कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहला स्टेप, सर्कल की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, तो f ऑफ g ऑफ x। यहां तक ओके है? सर्कल ब्रैकेट में जो भी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। ब्रैकेट में क्या दिख रहा है तुम्हें? इसकी वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू पुट करना अभी अभी सिखाया था। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? सिमिलरली मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ g सर्कल f। तो ये क्या लिख दूं? g ऑफ, बताओ ना क्या लिखूं? g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, तो इसमें जहां भी x है क्या पुट कर दे? x स्क्वायर प्लस 1। हो गया? तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपके मेन है। हाँ, कंपोजिट फंक्शन होता है। सबसे पहले 2 अलग अलग फंक्शन दे रखे होंगे, आपको फाइंड आउट करना है f सर्कल g।
फर्स्ट स्टेप, सर्कल की जगह ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो भी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है? gx, उसकी वैल्यू x प्लस 1। तो अब f फंक्शन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह क्या पुट करना है? x प्लस 1। तो एक ही जगह x, क्या पुट करना है उसकी जगह? x प्लस 1। ठीक है। सिमिलरली g सर्कल f, सर्कल की जगह ब्रैकेट, f ऑफ x की वैल्यू पुट की x स्क्वायर, g फंक्शन पे अप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। हाँ जी, कंपोजिट समझ में आया? तो एक बार इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट हो रहते हैं, डोमेन रेंज वाला और टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, वो फिर बाद में करेंगे। तो एक बार 7th क्वेश्चन, f ऑफ x गिवन है, f इनवर्स फाइंड आउट करना है, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, कैसे भी सॉल्व करो, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। हो गया डन सभी काम? किस किस से नहीं हो रहा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स वाई। ठीक है, x एक तरफ करना है तो x वाली टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो ये वैल्यू इधर लेके आओ, x प्लस एक्स वाई, 2y माइनस 2। इतनी बात क्लियर है? x कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस वाई, 2 कॉमन, y माइनस 1। तो यहां से देखो x क्या आ गया? 2 y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। हो गया इतना, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो जहां जहां आपको y नजर आ रहा है उसकी जगह क्या पुट करेंगे? x। तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेशन का ही काम है, कॉन्सेप्ट पता ही है करना कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सर्कल f, g ऑफ f ऑफ x। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पुट करो। f ऑफ x कितना है? x प्लस 3। अब इसमें जहां भी x है क्या पुट करना है? x प्लस 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैसा कैसा होता है? सबसे पहले 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन होता है, देखो अगर आप ऐसा लिखते हो, मान लिया x दे रखा है 1 2 3, y दे रखा है 4 5 6, और एक वैल्यू है, एक फंक्शन जिसमें वैल्यू आपकी आ रही है 1 4 2 4 3 5। ठीक है, एक बार इससे समझना,
दो टॉपिक रहते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शन और एक डोमेन रेंज। डोमेन होता है इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो बताओ इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 1 2 3। समझ में है डोमेन क्या होती है। नेक्स्ट है रेंज, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट, तो बताओ सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 और 5, रिपीटेशन तो मैटर करती ही नहीं, तो रेंज क्या हो गई 4 5। समझ में है रेंज क्या होती है, और ये हमारा होता है कोडोमेन। क्लियर है, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। तो फंक्शन में डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है। अब इसी में मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे करोगे वो देखो। इसको ऐसे बनाओ डायग्राम को, ये x और ये y, इसमें वैल्यू है 1 2 3, इधर वैल्यू है 4 5 6, तो इसको बनाओ 1 4, 1 को क्या मिल रहा है 4, 2 को क्या मिल रहा है 4, 3 को क्या मिल रहा है 5। ठीक है, 1 1 फंक्शन होता है अगर y की एलिमेंट को, इस देखो अगर x को y मिलता है इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है, y को x मिलता है इसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, अगर y के एलिमेंट को एक प्री इमेज मिले तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। समझ में आया, y के एलिमेंट को एक प्री इमेज मिले 1 1 फंक्शन। तो यहां बताओ 4 को कितनी प्री इमेज मिल रही है 2, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जिसको एक से ज्यादा प्री इमेज मिले तो उसको बोलते हैं मैनी वन। अब ऑन टू फंक्शन होता है y के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई इमेज मिल जाए, और इनटू होता है एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको कुछ भी ना मिले, कोई भी प्री इमेज ना मिले। अब बताओ यहां 6 को कोई प्री इमेज मिल रही है, तो बताओ ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। समझ में, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो एक बार इस डेफिनेशन को समझते हैं, 1 1 फंक्शन क्या होता है, एक बार इसमें से बताना मुझे। अगर मैं तुम्हें ऐसा देती हूं, अब बताओ ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ मिले, तो यहां देखो हर एक एलिमेंट को मिल रहा है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब मैंने एक और एग्जांपल दिया तुम्हें, इसमें मान लिया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 नहीं है, मैनी वन है क्योंकि 4 को एक से ज्यादा प्री इमेज मिल रही है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ मिले, तो यहां हर एक एलिमेंट को मिल रहा है कुछ कुछ नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन इनटू। समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो बस ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंपल है। ठीक, तो ऐसे आप एग्जाम्पल अगर ऐसा फॉर्म नहीं दे रखी तो 2 4 वैल्यू पुट कर करके देख लो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर x, अब इसमें देखो इधर सारे के सारे रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, इधर भी सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो चेक करके बताना, इधर 2 की पावर x मतलब जब हम x पुट करते हैं, x मतलब कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे, 2 वैल्यू तो नहीं आएंगी ना, 2 वैल्यू तो नहीं आएगी ना। तो ये बताओ कि यहां एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट मिलेगा ना, एक से ज्यादा एलिमेंट तो नहीं मिलेंगे, तो फंक्शन कैसा हुआ 1 1। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ मिले, आपने इसमें 1 पुट किया कितना आएगा 2, -3 पुट किया कितना आएगा 1/8। ठीक है, तो देखो चाहे आप नेगेटिव पुट कर लो, पॉजिटिव पुट कर लो, वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है ना, तो ये बताओ सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ भी मर्जी पुट करो, नेगेटिव वैल्यू को कुछ भी प्री इमेज मिलेगी, कुछ भी पुट करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहां केवल पॉजिटिव वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू को तो प्री इमेज है ही नहीं, तो बताओ कैसा फंक्शन हो गया
इनटू फंक्शन, है ना, कितने सारे एलिमेंट है जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर हर एक एलिमेंट को कुछ मिले तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू। समझ में आ रहा है, ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके करके देख लो, ठीक है। एक डोमेन रेंज वाला कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। बेसिक अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करोगे, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। तो बस ये 6 टाइप के क्वेश्चंस है। तो इतना सब बेसिक करके भी ना आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय। अच्छे से कर लेना, इतना सा करके भी काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कवर।